ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। 92 न्यूज़ की ये खुसूसी नशरियात जारी हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई दिलचस्प मुकालमा चल रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने जो इरफान कादिर हैं डिप्टी स्पीकर के वकील, उनको डांट भी पिला दी है। इस मौके पर इरफान कादिर ने कहा कि आप चीफ जस्टिस हैं, आप किसी को भी डांट पिला सकते हैं। इसके साथ साथ इरफान कादिर ने यह भी कहा कि हम आपकी मुआवनत के लिए आए हैं। इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये भी है कि फ़ारूक एच नाइक जो हैं उन्हें अदालत की जानिब से कहा गया कि आपने अगर बात नहीं करनी तो आप कुर्सी पर बैठ जाएं। और फिर इरफान कादिर जो फ़ारूक एच नाइक है उन्होंने ये कहा है कि कुर्सी आनी जानी चीज़ है, इंसान को अपने पाँव पर पक्का होना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी बातें करने वालों की कुर्सी अक्सर चली जाती है। इस वक्त दिलचस्प सा माहौल है, लेकिन नज़रें अब इस पे हैं कि जो डिप्टी स्पीकर के वकील हैं, जो हुकूमती इत्तेहाद का कैंप है, उनके जो वकला वहाँ मौजूद हैं, अब उनकी पॉलिसी क्या होगी, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। जो साबिक सदूर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उनकी जानिब से भी ये इस्तदा की गई है, दरख्वास्त की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि इस पे फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए। अब यहाँ ये भी है कि PTI के जब वकला सामने आते हैं या परवेज़ इलाही साहब के वकला जब सामने आएंगे तो वो अब क्या दलाइल देते हैं। बहरहाल अब ये मामला इंतहाई दिलचस्प है। इरशाद साहब, क्या आज आपको लगता है कि ये केस निमट जाएगा? क्योंकि एक बुनियादी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को ही एड्रेस करना है, उसी को देखकर फैसला होना है। आप समझते हैं कि आज ये निमट जाएगा या ये मामला अब आगे जाएगा, थोड़ा प्रोलॉन्ग होगा और हमजा साहब इसी तरह वज़ीर आला रहेंगे? नहीं, देखिए, उसूलन, अखलाकन, कानूनन ये मुख्तसर सा एक सवाल का जवाब देना है वकील ने, डिप्टी स्पीकर ने खुद आकर, और मामला निबट जाना है कि आपकी रूलिंग की बुनियाद क्या है। अगर रूलिंग की बुनियाद ही गलत है, गलत बयानी की गई है, मिस कोड किया गया अदालत को, तो केस ख़त्म हो जाता है। इसमें ना गिनती का मामला है, गिनती 188 पर आपने 179 को बरतरी दी, तो किस उसूल के तहत, किस कानून के तहत, किस फैसले के तहत? सीधा सीधा केस है। बाकी शगाफियाँ इसलिए हो रही हैं कि एक तो डिलेइंग टैक्टिस हैं, दूसरा ये है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है अब अपनी तमाम नाकामियों का मलबा जो 3.5 माह में उन्होंने मुल्क को जिस हाल तक पहुंचा दिया है, वो अदालत उज़्मा पर डालना चाहता है। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हम जितने नालायक साबित हुए हैं, हमने कोई अच्छा फ़ैसला नहीं किया। देखें, मुश्किल फ़ैसले हमने किए हैं, तो अब हमें इक़्तिदार में रहने का हक़ है। कौन सा आपने मुश्किल फ़ैसला किया है? क्या तेल की कीमत बढ़ा के आम आदमी की जेब काटना ये मुश्किल फ़ैसला है? मुश्किल फ़ैसला ये होता कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहबा, जनाब ज़रदारी साहब ये ऐलान करते कि बैरून मुल्क हम अपनी तमाम दौलत, अपनी तमाम जायदादें, अपने तमाम कारोबार मुल्क में वापस ला रहे हैं। तमाम ये हुक्मरान इत्तेहाद के लोग फ़ैसला करते और आवाम को मुतमईन, कम अज़ कम 4-5 अरब डॉलर तो आ जाना था, आपको ये मोहताजी तो ना होती जो आप शराइत मान रहे हैं। दूसरा फ़ैसला ये करते कि 1 साल तक अरकान असम्बली और हुक्मरान इत्तेहाद के वज़राए कराम कोई तनख्वाह नहीं लेंगे। ये इस काबिल हैं, करोड़पति अरबपति लोग हैं कि 1 साल तक तनख्वाह नहीं लेंगे, कोई मराहत नहीं लेंगे। ब्यूरोक्रेसी को पाबंद किया जाता, टॉप ब्यूरोक्रेसी में बात कर रहा हूँ, आम आदमी बेचारा 16वें-17वें ग्रेड का आदमी तो ये अफोर्ड नहीं करता, उनकी मराहत में कमी की जाती ये। और फिर उसके बाद ये जो 60 कनाल के 100 कनाल के मकानों में ये DC बैठे हुए हैं, कमिश्नर बैठे हुए हैं, SP बैठे हुए हैं, इनको यहाँ से निकाला जाता। 10-10 मरले के मकान में, एक कनाल के मकान में इनको ठहराया जाता है। ये जायदादें नीलाम की जाती, यहाँ बड़े बड़े प्लाजा बनते, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट बैरून मुल्क से यहाँ आ सकती थी। इनमें से तो कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। आप सिर्फ हुकूमत में रहना चाहते हैं, हुकूमत के ख़र्चे पर आप मुकदमे लड़ते हैं, हुकूमत के ख़र्चे पर जो है, रियासत के ख़र्चे पर जो है आप ऐश इशरत जारी रखना चाहते हैं और मुल्क को दिवालियापन की तरफ ले जा रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है आज ही फ़ैसला आ जाना चाहिए ताकि अदालत पर मज़ीद दबाव ना डाला जा सके और अदालत को मज़ीद मुलायन ना किया जा सके। सही है। अच्छा, मैं एक चीज़ जो है वो जानना चाह रहा हूँ आरिफ जोशी साहब आपसे। अब 2 चीज़ें अभी तक जो दलाइल दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बनाने के लिए, उनमें से एक ये है कि चूंकि 63A की तशरीह 63A के जो फैसला है उसके नज़रसानी दरखास्तें अभी लगी हुई हैं, तो इसलिए फुल कोर्ट बनाया जाए। और दूसरा ये है कि ये बेंच वही है जिसने 63A का फैसला भी दिया था, इसलिए तशवीश पाई जाती है। ये आर्गूमेंट आपके ख्याल में कैसे हैं फुल कोर्ट बनाने के लिए जो वकला की तरफ से दिए गए?
लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो मैं नहीं समझता कि वो नामुनासिब होगा। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो यह है कि जो रिव्यू है, नजरसानी की दरखास्तें, उसका कतन ताल्लुक किसी और केस के साथ नहीं होता। उसकी वजह यह कि रिव्यू बेसिकली एक टेक्निकल सी बात है जिसके लिए सीधा सीधा कि पेटेंट एरर ऑफ लॉ सर्फिसिंग एट दी फेस ऑफ इट, यानी अगर कोई ऐसी गलती रह गई है तो वो आज तक 90% रिव्यू जो है वो खारिज हुए और उसी बेंच पे सुनना होता है रिव्यू। बात ये है कि ये मामला बिल्कुल डिफरेंट है, इसका केस डिफरेंट है। केस का जहाँ तक ताल्लुक 63A की डेफिनेशन का है या इंटरप्रिटेशन का है, वो सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, उसमें रिव्यू पेंडिंग है, पेंडिंग रहेगा। जब वो मुनासिब समझेगी फैसला करेगी। ये मामला तो बिल्कुल डिफरेंटली लिया गया है। इसमें तो 1 जुलाई वाला वो फैसला है, उसे देखना है। लेकिन जो कोशिश की जा रही है, आप देखें कहीं भी एक कानूनी आर्गूमेंट नहीं दिया गया। कभी कहा जा रहा है हम लड़ने नहीं आए, कभी कहा जा रहा है साबिक सदूर यहाँ बैठे हुए हैं। साबिक सदूर पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारे के सारे जो हैं वो, यानी जितने भी ये बैठे हुए हैं, ये नहीं कि सिर्फ सियासी वाबस्तगियां, बल्कि उनके कौंसल्स हैं। इसका क्या मतलब होता है सर, जब साबिक सदूर को कोर्ट रूम में खड़ा किया जाता है तो इससे किसका की स्ट्रेटजी क्या होती है, ये क्या मकसद होता है इसका? बेसिकली तो ये मैसेज जाता है ना कि जी हम साबिक सदूर जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि हमारी जो बार काउंसिलें होती हैं या बार एसोसिएशन होती है, ये भी आजकल एक ट्रेड यूनियन बन गई है। बुनियादी तौर पर आप ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो जब सदर बनता है तो उसी के पास केसेस आते हैं। आज आप देखेंगे तो सारे केसेस ज्यादातर आसर भूत साहब कर रहे हैं, जो पहले भी लोग मौजूद हैं उनसे वो उन्हें सुपरसीड कर रहे हैं। इसी तरह हमारे यहाँ कई सालों से रिवाज हो गया कि हर जगह जो सदर होता है अदालतें उसी को सामने रख के ज्यादातर वो दौलत का एक अंबार लगाता है वो सारे अरसे में, और वो इसीलिए लगाता है कि उसका असर रसूख होता है और कोर्ट उसे गैर मामूली तौर पर ओबलाइज करना चाहती है। तो ये सारे साबिक सदूर जो है वो आज नहीं, उन्होंने काफी दिनों से इकट्ठे किए हुए हैं और मकसद उनके सामने लाने का ये है कि कोर्ट इससे इम्प्रेस हो जाए और ये समझे कि जी बार की विल और है। हालांकि देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, जहां तक बारों का ताल्लुक है, बार काउंसिलें, बार एसोसिएशन एक तरफ है और वकला एक तरफ खड़े हैं। उनका किसी का भी ये प्रोग्राम नहीं है जिसको आसिफ भून साहब लेके चल रहे हैं। तो मामला यहाँ ये जो बिल्कुल खूबसूरत बात हो रही थी कि अगर फैसला करना है तो 2 अरफी बात है, इसमें से लंबा करने की कोई बात नहीं है। बात उनसे पूछे, आज उनसे सवाल ये क्यों नहीं किया गया कि जी वो आए क्यों नहीं है? जब अदालत ने हुक्म दिया है डिप्टी स्पीकर को पेश होने का, तो डिप्टी स्पीकर की ये इख्तियार नहीं हो सकता कि वो पिछली दफा भी नहीं आए बगैर वजह बताए, आज भी नहीं आए और कोर्ट उनसे पूछ भी नहीं रही। कोर्ट के सामने काउंसिल का पेश होना सेकेंडरी बात है। अगर किसी और ये ऑर्डर अगर पढ़े आप, इंटरम ऑर्डर में लिखा हुआ है कि वो अदालत की कार्रवाई के दौरान यहाँ रहेंगे, ये लिखा हुआ है। तो मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो किस तरह हो रही हैं और मकसद उनका ये है। आप देखें, जब ऐसा कह दिया जाए कि जी हमजा शहबाज शरीफ कह रहा है कि जी मैंने तो चीफ मिनिस्टर रहना है, यानी और इससे ज्यादा इंडिकेशन क्या हो सकती है, वायलेशन ऑर्डर की क्या हो सकती है? ट्रस्टी वजीर आला स्टॉप कैप अरेंजमेंट, और वो कल 61 रुकनी या 62 रुकनी जो है वो काबीना बना रहा है। वो मैसेज ये कन्वे कर रहा है कि जनाब हमने आपकी बात नहीं माननी। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाँ, सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला आज ही करना चाहिए और उन्हें ये कहना चाहिए कि जी आप हमें मुतमिन नहीं कर सके, तो इसके लिए ये फैसला जो है हमारा यही। सही है, बिल्कुल ठीक है। सादिया अफजाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं फिर राना अजीम साहब और सलमान साहब के पास भी आता हूँ। सादिया, ये बताइए कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पीडीएम की, इसको जहन में रखते हुए आज फैसला सुप्रीम कोर्ट से अगर नून लीग के खिलाफ आ जाता है तो क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी या सियासी हिकमत अमली पीडीएम की क्या दिखाई देती है आपको? देखिए सर, पहले तो मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि हम बड़ी बदकिस्मती है, बड़े अरसे से हम ये देख रहे हैं कि हमारे सियासतदान बहुत सारे मामलात में जो कि उनके सुलझाने के होते हैं, जो कि सियासी तरीके से सुलझ सकते हैं, उसमें इदारों को कहीं ना कहीं दावतें दे रहे होते हैं, इनवाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड व्हेन आई से इदारे, तो मेरी मुराद अदालत है या फौज है। आप फौज को भी किसी ना किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि वो आपके असर रसूख के अंदर आए, आपकी मर्जी के मुताबिक फैसले दें, और दूसरी तरफ अगर आपके हक में फैसले आ जाते हैं तो
वाह हो जाती है उन जजेस की, उन अदालतों की। आप कहते हैं बड़े तारीखी फैसले दे दिए, और अगर आपके खिलाफ फैसले आते हैं तो आप कहते हैं इंसाफ का कत्ल हो गया है। यही हाल जो है वो फौज के इदारे के साथ भी ये लोग करते हैं कि आप अभी जो बड़ी बहस चल रही है, न्यूट्रल कह लें ना कहें, कि आप चाहते जरूर हैं कि वो हमारे साथ हो, हमारी पुष्ट पर खड़े हों, हमारे हर अच्छे बुरे काम को सपोर्ट करें। आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक जवाज आपको मिल जाता है कि आपके पीछे जो है वो इदारे खड़े में। फिर आप वो अगर कहें कि नहीं आप चाहते तो आप उनको घसीट के भी लाते हैं। अभी भी अगर आप देख लें जो PMLN का एकदम प्रो एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव तब्दील होते हुए एंटी एस्टैब्लिशमेंट आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बड़ी वजाहत के साथ, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि इनकी बड़ी उस वक्त भी जब ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट हुए फौज के हक में एकदम PMLN का पैंतरा जो है वो बदला, तो उस वक्त खुद पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लोगों को बहुत इस पर डाउट्स थे, बहुत कंसर्न्स थे कि ये क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तो बड़ी काम कर रही है मज़ाहमत की पॉलिसी। और अब वो आहिस्ता आहिस्ता आप गौर करेंगे कि इन्होंने वही नैरेटिव, वही बयानियां जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। तो एक तो चीज ये है कि हमारे सियासतदान वो खुद अपने हिस्से का काम नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं वो वैक्यूम छोड़ देते हैं, और फिर जब बाकी इदारे आकर उस वैक्यूम को पुर करने की कोशिश करते हैं तो फिर चीख उठते हैं कि जी ये देखें हमारे साथ कितनी ज्यादती हो रही है, आप अपने डोमेन में रहकर काम करिए। जुमला आप और मैं हर रोज सियासतदानों से बड़ा आम सुनते हैं। दूसरा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या मकसद था PM सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरीके से करने का? तमाम PDM की क़यादत जो है वो वहां पर इकट्ठी हो गई। इसका मकसद कुछ और नहीं है असद, इनका वतीरा रहा है, बहुत अरसे का रहा है, कि जब आपको लगे कि आपके खिलाफ फैसले आने वाले हैं, आपकी तवक्को जो है वो पूरी नहीं हो रही, तो आप अदालतों को प्रेशराइज करने के लिए, जजेस को प्रेशराइज करने के लिए इस किस्म के इकदाम करते हैं। अब वो भूल गए हैं सर वो बयानात के, हम तो लोहे के चने हैं, हमें चबाओगे दांत टूट जाएंगे, तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों ने तो यहीं रहना है, और पता नहीं क्या क्या, कौन सी धमकी है जो नहीं दी गई इन जजेस को लेकर। तो आज यही 3 जजेस आपको अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि आप इन पर कह रहे हैं कि जी इन्होंने कोई बेंच फिक्सिंग कर दी है, इन्होंने अपनी ये तमाम फैसले हमारे खिलाफ आते हैं। तो जब कासिम सूरी की जो रूलिंग उड़ाई थी, यही 3 जजेस उस 5 रुकनी बेंच में मौजूद थे, तब तो आप बड़े मोतरफ थे इनके, तब तो आप इनकी बड़ी तारीफें कर रहे थे, तब तो आप कह रहे थे बड़ा तारीखी फैसला दे दिया, यही चीफ जस्टिस साहब थे, आपको उस वक्त एतराज नहीं हुआ। अब आप कहते हैं कि जी रजिस्ट्री क्यों हुई, वो रजिस्ट्रार ने क्यों रात के अंधेरे में, तो जब उस वक्त इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कह रही थी कि रात को अदालतें क्यों खुली, तब तो आप कहते ताइन शिकनी हो गई। फिर दूसरी चीज ये कि आप बिल्कुल सही है, 2 नुक्ते अदालत के अंदर सही है सादिया, 2 नुक्ते अदालत के अंदर बड़े अहम उठाए गए हैं। एक तो जो फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया जा रहा था, उस पर दलाइल बार बार मांगे गए, अदलिया की तरफ से कहा गया कि जी आप, जजेस की तरफ से कहा गया कि आप नुक्ता बताएं जिस नुक्ते पर फुल कोर्ट बनाया जाए। तो उस पर फिर जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने दलाइल रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने कहा कि आप अभी तक हमें मुतमईन नहीं कर सके कि फुल कोर्ट क्यों बनाया जाए। और दूसरा सवाल उठाया गया है कि डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले के जिस पैराग्राफ का को बुनियाद बनाया है या जिस पर इन्हिसार किया है वो हमें बताएं, वो भी अभी तक बताया नहीं जा सका वकला की तरफ से। राना अजीम साहब, ये सूरत हाल है, फुल कोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अगर कानून और आइन के मुताबिक देखें और मौजूदा हालात के मुताबिक देखें, आज तो तौहीन अदालत बनती नज़र आ रही है, आज फैसला आना नज़र आ रहा है। आज पाकिस्तान की अदलिया का एक बड़ा इम्तिहान है कि जिन लोगों ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन पर क्या तौहीन अदालत लगती है कि नहीं लगती, जिन लोगों ने एक दिन पहले की उन पर लगती है कि नहीं लगती। आज ये होना चाहिए था, फैसला तो मेरे ख्याल से 2 दिन पहले आ जाना चाहिए था। ये कोई ऐसा मसला ही नहीं था कि डिप्टी स्पीकर एक हवाला देता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कि उस फैसले के तहत मैं ये वोट जो है वो कैंसिल कर रहा हूँ। उस फैसले पे बात होती, डिप्टी स्पीकर आज भी नहीं पहुंचे, डिप्टी स्पीकर उस दिन भी नहीं पहुंचे थे, तो उस पर बात होती और देखते क्या वो है या नहीं है, तो उसको ख़त्म कर देते ताकि इतना टाइम ही ना लगता सियासी जमातों को अपनी मूव जो बनाई गई है, मूव जो अदलिया के खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई है, ये ना चलाई जाती। फैसला आ जाता तो आप उसके बाद देखते कि हालात किसी और तरफ जाते। आज देखें, आज 2 चीज़ें बनी है, फुल बेंच बनता नज़र नहीं आ रहा अभी तक की समात के मुताबिक, और अगर फुल बेंच बन जाता है तो फिर इसका मतलब है कोई शख्स भी जो है वो अपने साथ अपने साथियों को बिठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियां देगा, तो उसके बाद कोई किसी भी केस पे फुल कोर्ट बन जाएगा, बेंच बन जाएगा, तो ये तो मामला किसी और तरफ जाएंगे। अब अदलिया के इम्तिहान है और कोई चीज़ नहीं। देखें, आज अदलिया ने साबित करना है कि अदलिया आज़ाद है, आज अदलिया ने साबित करना है कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आएगी, आइन और कानून के मुताबिक काम करेगी।
आज अदलिया ने साबित करना है कि जो अदलिया के खिलाफ साजिश कर रहे हैं या जो अदलिया की तौहीन कर रहे हैं उनके खिलाफ हमने क्या एक्शन लेना। ये आज के फैसले हैं। देखें पूरी कौम देख रही है, किसने नहीं सुबह से वो 3.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, किसने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाली गुफ्तगू नहीं सुनी, किसने 3-4 दिनों से होने वाले जलसों में होने वाली गुफ्तगू नहीं सुनी, किसने योम तशक्कुर के नाम पर लिबर्टी चौक में म्यूजिकल प्रोग्राम के दौरान होने वाली गुफ्तगू, वहाँ पर होने वाली तकारीर नहीं सुनी, किसने कल जवेमिया जवेल लतीफ़ की जो गुफ्तगू थी वो नहीं सुनी। सब ने सुनी है। अब कौम सारी देखती है, जिसके पास टीवी नहीं भी है वो मोबाइल पे देखता है, सोशल मीडिया पे देखता है। अब तो कौम ये चाह रही है, अब मैं समझता हूँ पंजाब के फैसले से पहले कौम ये चाह रही है कि जिन लोगों ने तौहीन किया है कि उनके खिलाफ कुछ होता है कि नहीं होता। अगर उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा और ये फैसला भी अगर आज नहीं आएगा तो उसके बाद क्या होगा, हर दूसरा शख्स उठेगा, वो भी बोलेगा, उसके बाद जवाब है, वो कहेगा जी मैं बोलूँगा, मैं तौहीन करूँगा, फिर वो तनकीद भी करेगा, तौहीन भी करेगा। सही है। ये तो आज बड़ा अदलिया पे जिम्मेदारी है, पूरी कौम की नज़र सुप्रीम कोर्ट पे है। सुप्रीम कोर्ट को आज फैसला भी करना चाहिए और साथ साथ जिन लोगों ने ये सब कुछ किया और जिस जगह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि जिस जगह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने वुज़रा बैठे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह बुलाया गया और वहाँ पर बैठ के ये गुफ्तगू होना, इसका मतलब है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ जा रही है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जा रही है, पाकिस्तान के कौमी इदारों के खिलाफ जा रही है। तो ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। अब तो इन पर बिल्कुल सही है, मगर वही सवाल जी ठीक है। सलमान आबिद साहब, वो अभी मैं सादिया के सामने सवाल रखा था, वो इंपॉर्टेंट है कि अगर नून लीग जो है वो उसकी मर्जी का फैसला नहीं मिलता अदालत से, तो पीडीएम की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर आपको मूड क्या लगता है, क्या आप सियासी हिकमत अमली इख्तियार करने वाले हैं? ये देखें, बात बड़ी सादी सियासत, ये जो माहौल अभी इस वक्त पीडीएम ने और पीपल्स पार्टी ने बनाया है, ये तो नतीजा उनको नजर आ रहा था तो ये माहौल बनाया ना। अगर उनको लगता कि नतीजा उनके हक में आना है 100%, तो वो शायद ये माहौल ही ना बनाते। ये माहौल पहले से बनाया जा रहा है कि उनको लग रहा है कि इस वक्त अदालत के अंदर जो मामला है उसमें हमारा मुकदमा कमजोर है। और ये इरफान कादिर साहब समेत बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स ने ये इत्तेफाक किया है कि इस केस के अंदर जो लीगल पोटेंशियल है वो बहुत वीक है। इसी वजह से ये सारा नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया गया है ताकि जुडिशरी को मुतनाज़ा बनाया जाए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का असद, जब आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है बेंच फिक्सिंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इन 3 जजेस के ऊपर अदम एतमाद किया है, बल्कि इससे ज्यादा आपने चीफ जस्टिस समेत पूरी जुडिशरी के ऊपर अदम एतमाद किया है। बाकी लोग भी तो फिर बेंच का हिस्सा है। इसका मतलब है जो बाकी बेंच बनते रहे वो भी बेंच फिक्सिंग के जुमरे में आते हैं। मैं ये समझता हूं ये बहुत संगीन इल्जाम है और इसके ऊपर अदालत को अपना रद्द-ए-अमल भी देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर आप किसी को मादर पिदर आजाद कर देंगे, आपको क्या लगता है कि वो अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए इस पे? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए ना, अगर आज आप ये असूल तय नहीं करेंगे तो कल को फिर कुछ भी होगा। कभी निहाल हाशमी कुछ कहते थे तो फिर वो माफीनामा मांग लेते थे। ये अजीब बात है कि पहले हम बात कर लेते हैं, बाद में हमें गलती का एहसास होता है तो फिर हम मुआवजत कर लेते हैं। तो मुझे तो जाती तौर पे लगता है ये असद अभी से ये सारा सियासी मुकदमा जो है ना बनाने की कोशिश की जा रही है, जुडिशरी को दबाव में ला के अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ट्रेन जो है वो मिस हो चुकी है। बार बार नैरेटिव की जो तब्दीलियां है ना वो आपको पॉलिटिकली डैमेज करती हैं। जी ठीक है। अच्छा, मैं सलमान आबिद साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूँ, सॉरी आरिफ चौधरी साहब से। आरिफ चौधरी साहब, ये जो ट्रस्टी वज़ीर आला हमजा शहबाज साहब को लगाया गया, आइन में ट्रस्टी वज़ीर आला की क्या गुंजाइश है? जरा बराबर कोई गुंजाइश नहीं है। लफ्ज ट्रस्टी वज़ीर आला का नहीं है। आप देखें, वज़ीर आला के लिए 2 लफ्ज इस्तिलाहें और हो सकती है। एक वज़ीर आला होता है, एक एक्टिंग वज़ीर आला होता है, एक केयर टेकर वज़ीर आला होता है। एक्टिंग वज़ीर आला सिर्फ उस सूरत में काम करता है जब खुद चीफ मिनिस्टर जो है वो किसी वजह से अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना कर सके। दूसरा केयर टेकर जो है वो पार्लियामेंट की मौजूदगी में, असम्बली की मौजूदगी में केयर टेकर मुकर्रर नहीं किया जा सकता। वो जब असम्बली डिसॉल्व हो जाती है तब। हमजा को रखने का मकसद के लिए कोई लफ्ज और कोई प्रॉपर इस्तिलाह नहीं थी, इसलिए एक नई इस्तिलाह क्वाइन की गई और वो लिखी गई ट्रस्टी वज़ीर आला। यानी आपको सिर्फ ये एक ट्रस्ट दिया जाता है कि यानी अदरवाइज आप अंग्रेजी का लफ्ज जो है स्टॉप गैप अरेंजमेंट है उसको आपने जरा और मुनासिब लफ्ज अपने तौर पर दे दिया और वो ट्रस्टी है। इसमें ये ज्यादा इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे कि सेरेमोनियली हेड रहें, उसमें कोई फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस का फैसला नहीं कर सकते थे। पार्लियामेंट ये कैबिनेट नहीं बना सकते थे और इनकी गवर्नमेंट वर्चुअली देयर वाज नो गवर्नमेंट, ही वाज ओनली चीफ मिनिस्टर टू हिज एक्सटेंट। कोई फैसला ये कर नहीं सकते, उसकी वजाहत मौजूद है, सराहत मौजूद है।
लेकिन बुनियादी तौर पर वहां से उन्होंने आगाज किया है तौहीन अदालत का, डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि ये जनाब आप हमें ये फैसला दे रहे हैं और फैसला क्लियर नहीं। अगर ये उस दिन फैसला ना आता और ये लफ्ज ना इस्तेमाल होते जो उन्होंने इस्तेमाल किए और उसकी जो आईनी हैसियत थी हलफ उठाने वाली वो खत्म ना करते, तो शायद ये इस जेन में रहते कि कोई फैसला और हो सकता है। या उसी दिन देखें जब इरफान कादर ने ये कहा कि जी गलती हो गई, उस वक्त उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती थी, क्योंकि लॉ ये है कि एडमिटेड फैक्ट्स नीड नो कोराबोरेशन। जब एक शख्स ने मान लिया कि गलती और वही उसकी बुनियाद थी, जब बुनियाद गिर गई तो उसके बाद वो इमारत कैसे आप खड़ी कर सकते हैं। तो इस मामले में आज अगर तौहीन अदालत की बात कोर्ट नहीं कर रही तो वो मेरा ख्याल है मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही है, क्योंकि आज अगर ये बात इस तरह फैल गई और तौहीन अदालत की तरफ चले गए तो फिर ये फैसला नहीं हो सकेगा। और यही वो चाहते हैं कि असल मामले की तरफ आने की बजाय फुल कोर्ट की बात हो, तौहीन अदालत की बात ना हो। तो इस मामले में मैं समझता हूँ कि बेहतरीन पॉलिसी अदालत की ये होगी, जुडिशल पॉलिसी, कि वो आज रेस्ट्रेंट रखते हुए अपना काम कर दे और उन्हें फैसला सुना दे इस मामले में। उसके बाद आर्टिकल 190 के अलावा मुझे हाल नजर नहीं आ रहा जिस तरह की सूरत हाल है, और वही बात उसी तरफ सज्जाद अली शाह वाले दौर की तरफ चली जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन वो इस सूरत हाल में एक नया बयानिया बनाकर रुखसत होना चाहते हैं। राइट सर, चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा कोर्ट से भी देखते हैं क्या क्या अपडेट्स हैं वहां पर, क्या चल रहा है, क्या रिमार्क्स आ रहे हैं, कार्रवाई किस तरह से चल रही है। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं जी। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम केस की समाअत जारी है। हमदा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे या नहीं रहेंगे, फैसला होना है। अब तक की जो समाअत है उसके नतीजे में जो चीज़ सामने आ रही है उससे ये अंदाज़ा होता है कि जो लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बनाने का मामला था उससे तो बात शायद आगे बढ़ गई है। और शाहिद आरिफ साहब, चूंकि अब वो डिस्कशन खत्म हो गई है, डिस्कशन आगे चल पड़ी है कि ये रूलिंग सही दी गई डिप्टी स्पीकर ने या नहीं दी, और 3-4 रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट सामने आए हैं। मसलन जजेस की तरफ से कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले से आगे बढ़कर रूलिंग दी है। कहा गया कि पार्लिमानी पार्टी का इख्तियार जो है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह भी कहा गया कि सियासी जमातों के सरबराहान को अपने अरकान को सुनना होगा, यह नहीं है कि सुने बगैर पार्टी हेड कुछ भी फैसला करें और वो हो जाए। और फिर आईनी तरमीम के जरिए पार्लिमानी पार्टी जो है उसको मजबूत किया गया है और कोई इबाम नहीं कि किसने डिक्लेरेशन देनी है और किसने डायरेक्शन देनी है। और जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि मुझे तो इसमें कोई इबाम नहीं है कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसमें और जो फैसला जारी किया गया था उसमें फ़र्क है। तो ये सूरत हाल है। शाह साहब, आप अभी तक की जो समाअत है उस पर क्या आपका तबसरा है, क्या कमेंट है? क्योंकि लग ये रहा है कि वो जो लार्जर बेंच वाला मुतालबा था वो तो नहीं हुआ क्योंकि अब डिस्कशन आगे बढ़ गई है, वरना उसी पर बात हो रही होती। देखें, ये तो सारा अदालत को मिसडायरेक्ट करने के लिए ये सारा कुछ किया गया था, गुमराह करने की कोशिश थी अवाम को भी और अदालत को। असल में 2 माइंड सेट हैं ये जो कार फरमा हैं। एक अदालत का फ़ैसला है जो 17 मई का फ़ैसला है, बेसिक फ़ैसला, उसमें ये कहा गया, तशरीह की गई आइन की 63A की कि जनाब पार्लिमानी पार्टी जो है वो बाख्तियार है, पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस को मानना हर मेंबर की बुनियादी ज़िम्मेदारी है, और उस डायरेक्शन से जो शख्स इन्हराफ करेगा वो ना तो उसका वोट शुमार होगा और ना वो सीट पर अपनी रह सकेगा, वो डी सीट हो जाएगा। दूसरा माइंड सेट है हमारी सियासी जमातों के सरबराहान का, ख़ासतौर पर जो मौरूसी ख़ानदानी जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान की जमात है, जरदारी साहब की जमात है, नवाज शरीफ साहब की जमात है। आरिफ चौधरी साहब मुझसे बेहतर समझते हैं कि 97 में जब 2/3 मेजॉरिटी हैवी मैंडेट जिसको कहा जाता था नवाज शरीफ साहब को मिला था, तो वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे। उस वक्त वहाँ हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में मुल्ला उमर की, तो वो चाहते थे कि उसी तरह के इख्तियारात हम मेरे पास भी होने चाहिए कि मैं जिस मेंबर को डिसक्वालीफाई करना चाहूँ पार्टी हेड के तौर पर कर सकूँ। तो उस वक्त ये तरमीम की गई और उस वक्त पार्टी हेड को इतना मजबूत किया गया कि उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ किसी भी सतह पर इनहराफ जो है वो उसको डी सीट कर देगा। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में फिर इस पर डिबेट हुई और कहा गया कि ये पार्टी
आमरीत है, डिक्टेटरशिप है, ये तो इस मुल्क में कोई सियासी जमात रहेगी नहीं। एक शख्स के हुक्म चलेगा, जो शख्स इख्तलाफ करेगा वो उसको निकाल देगा पार्टी से और ख़त्म हो जाएगा बस। तो इसलिए फिर उसमें पार्लिमानी पार्टी को बाख्तियार बनाया गया और ये शेक शामिल की गई कि डायरेक्शन जो है वो पार्लिमानी पार्टी की होगी, उससे इनहराफ जो जुर्म होगा वो डीसीट होना पड़ेगा, और उसकी मज़ीद तशरीह जो है वो आके ये 17 मई के फ़ैसले में हुई है। अब एक तरफ वही माइंडसेट जो मरियम कह रही थी ना कि जी शुजात साहब ने कह दिया, भाई शुजात साहब ने जो अगर डायरेक्शन कोई देनी थी वो पार्लिमानी पार्टी को देनी थी, वो अपनी ही उम्मीदवार के ख़िलाफ़ कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं? वो कैसे ये उम्मीदवार हैं काफ लीग के परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब, उसके ख़िलाफ़ ही ख़त लिख रहे हैं। इसमें 3 सुकुम हैं। ये जो मामला है ना, इसमें नंबर 1 सुकुम ये है कि चौधरी शुजात साहब ने पार्लिमानी पार्टी को कोई डायरेक्शन नहीं दी और एक ख़त लिख डाला डिप्टी स्पीकर के नाम। वो डिप्टी स्पीकर के नाम ख़त है, पार्लिमानी पार्टी के नहीं है। दूसरा, उन्होंने कोई इजलास किया ही नहीं, मुशावरत की नहीं, यानी उनके मुलाजिमीन हैं, ग़ुलाम हैं। जिस तरह नवाज शरीफ साहब अपने पार्टी के लोगों को ग़ुलाम समझते हैं, ज़रदारी साहब समझते हैं कि ये भुट्टो ख़ानदान के और ज़रदारी ख़ानदान के ग़ुलाम हैं, इसी तरह शुजात साहब ने समझा कि शायद मेरे भी ग़ुलाम, जब उनके ग़ुलाम हो सकते हैं तो मेरे ग़ुलाम क्यों नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि मेरे ग़ुलामों ने चूँकि अगर इन्हिराफ किया तो आप इनको निकाल दें। तीसरा सुकुम यह है कि जो जनाब दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब हैं, उन्होंने किसी के कहने पर वो एक फ़ैसला सुना दिया जिसका कोई आइन से ताल्लुक़ नहीं, कोई कानून से ताल्लुक़ नहीं, अदालती फ़ैसले से ताल्लुक़ नहीं, पार्लिमानी रिवायात से ताल्लुक़ नहीं, अखलाकियात से ताल्लुक़ नहीं। राजा बिशारत वहाँ बार बार कह रहे हैं कि जनाब फ़ैसला ये नहीं है, फ़ैसला तो पढ़ लें। नहीं, मैं फ़ैसले के तहत सुना रहा हूँ। पहले उन्होंने आइन खोला, राजा बिशारत ने, उन्होंने कहा कि ये पढ़ें आप। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पाबंद हूँ रूलिंग का, फ़ैसले का जो सुप्रीम कोर्ट का है। तो उन्होंने कहा ये फैसला भी नहीं है, और उन्होंने कहा नहीं, मैं तो रिजेक्ट कर रहा हूं। ये जो आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है सही डायरेक्शन पे चल रही है समात, और तवक्को करनी चाहिए कि अगले घंटे 2 घंटे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इरशाद साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी तो उस वक्त आर्टिकल 69 जो है उसका बहुत ज़्यादा बात कर रही थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। अभी तक मुस्लिम लीग नून या जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी जानिब से आर्टिकल 69 का जिक्र नहीं किया गया कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं उन पे अदालत इंटरफेयर नहीं कर सकती या कोई फ़ैसला नहीं दे सकती। बहरहाल वो एक लगता है कि वो मामला अब कहीं जाके सेटल्ड हो गया। कासिम सूरी की रूलिंग को गलत करार दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने रूलिंग की बुनियाद बनाया था आइन के आर्टिकल 5 को। आइन के आर्टिकल 5 इन्होंने बनाया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने गलत बयानी की, मिस कोट किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। अदालत यही पूछ रही है कि वो फैसला हमें दिखाएं, हमने तो नहीं लिखा। ये आपको कहां से इल्हाम हुआ है? मैं सिर्फ मेरा पॉइंट ये नहीं है, वो तो व्हाटसोएवर द फैसला वुड बी, जो भी फैसला आएगा वो चीज़ें पता चल जाएंगी। उसमें अब वो ऑनरेबल कोर्ट ने उसको डिसाइड करना है। लेकिन फैसला आ चुका है, वो तो हमारे इल्म में है ना। वो तो हमारे इल्म में है, लेकिन अब डिप्टी साहब आके वो फैसला रखें अदालत के सामने कि जनाब ये आपका फैसला है। वो परसों से सारा दिन वो पूछते रहे 11 बजे से रात। वो बिल्कुल ठीक है, आज वो बता दें। और इरफान कादिर साहब बड़े दबंग वकील हैं, काबिल वकील हैं, बाज़ औक़ात वो जजों को भी डांट पिला देते हैं, झाल पिला देते हैं, तो वो रखें फैसला। मेरा असद साहब से एक सवाल है। असद साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, आपने यहाँ भी सारा इवेंट देखा, आपने वहाँ भी देखा, ओवरऑल जो हुकूमती इत्तेहाद है और इस इत्तेहाद में जो पीपल्स पार्टी का कैंप है, जब इनके लोग कोर्ट में आते हैं या वो इंटरेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि वो 100% मिनोवन नून लीग के इस मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं? ये जो बयानिया का एक शिफ्ट हम पिछले दिनों में, पिछले कुछ घंटों से देख रहे हैं जो लिया जा रहा है, या पीपल्स पार्टी अगेन, क्योंकि जरदारी साहब को एक प्लेयर कहा जाता है, अगेन कहीं ना कहीं जो है वो आपको लगता है कि वो डोल साइड पे है? नहीं, देखिए, बिलावल साहब आज खुद बैठे हुए थे पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बिलावल साहब ने ये कहा था कि फैसला किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा इस बेंच का, और सख्त तरीन ज़बान इस्तेमाल की थी बिलावल साहब ने। और फिर कल कायरा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो और फिर इस सारे मामले में जो सबसे ज़्यादा किरदार है वो आसिफ अली जरदारी साहब का है। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी इस पूरे खेल में पूरा उसका किरदार है और पूरी तरह से वो इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि इस मामले में वो
पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के सर पर डाल के साइड पे हो गई हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये पता है कि अगर पंजाब नहीं रहेगा तो वफाक नहीं रह सकता, और वफाक में पीपल्स पार्टी हर सूरत हुकूमत में रहना चाहती है, क्योंकि जो इस वक्त वफाक की हुकूमत की सूरत हाल है उसमें गालियां या दबाव जो है वो सारा नून लीग के हिस्से में आ रहा है, और जो इससे बेनिफिट्स हैं वफाकी हुकूमत में रहने के वो सारे पीपल्स पार्टी समेट रही है। तो पीपल्स पार्टी तो हर सूरत ये चाहती है, क्योंकि इन हालात में वो पीपल्स पार्टी न तो पिछली मरतबा हुकूमत में आई थी वफाकी हुकूमत में, ना अगली हुकूमत में आने का कोई इम्कान नजर आता है एक सूबे की बुनियाद पर या सिंध की बुनियाद पर। तो ऐसे में उनका एक दाव लगा हुआ है, और अगर वो बैठे हुए हैं यहां पर वफाक की हुकूमत में, तो वो चाहेंगे कि हुकूमत में रहे, और वफाक की हुकूमत जो है वो पंजाब के सर पे ही कायम रह सकती है। तो मेरा ख्याल है जो फैसल ये तो बिल्कुल वाजे है कि वो इसमें पूरी तरह से शामिल है। राना अजीम साहब ये बताइए कि मैं अगेन मेरी जो नजर पड़ रही है वो आ रही है जो अगली सियासी, मेरा आपसे एक सवाल है, आप ये कैसे साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ये आप कैसे कह रहे हैं कि आगे कोई मुस्तकबिल नहीं है, पीपल्स पार्टी वफाक में नहीं आ सकती? हमें तो ये पता चला था कि अगले वज़ीर आज़म ही 2023 के बाद बिलावल भुट्टो साहब होंगे, और जरदारी साहब निजी महफिलों में ये कहते रहे हैं। देखें इरशाद साहब, पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं और हम दोनों जब कागज़ पे बैठ के सीटों की बात करते हैं ना, तो मुझे 6 से ज़्यादा सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी की 6 भी ज़्यादा हैं पंजाब में नज़र नहीं आती, और वो भी वो रहीम यार खान वाले जो मखदूम साहब हैं, वो अहमद महमूद साहब, वो अगर अपनी ज़ाती सीटें उनके पीपल्स पार्टी के हिस्से में ना आए तो ये नहीं आ सकती, तो वो काउंट नहीं बनता जो पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में लाने के लिए ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर होने को तो अब नहीं आ गए इक़्तिदार में तो फिर भी आ सकते हैं। यहाँ 513 सीटों वाले वज़ीर आला बन सकते हैं। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब 513 वोट्स के साथ, सीट नहीं सॉरी, सिर्फ 513 वोट्स के साथ वज़ीर आला बन सकते हैं। तो बिलावल साहब का तो एक शजरा है, बलूचिस्तान में हो चुका है, लाहौर में 2 दफ़ा हो चुका है, 16 अप्रैल को भी हुआ है, कल परसों फिर हुआ है, तो आप फिर किस तरह कह सकते हैं कि नहीं हो सकता? हाँ, इस तरह की होनी हो जाए तो हो जाए, फिर भट्टू साहब आ जाए तो आ जाए दोबारा, वो तो है। लेकिन मैं अगेन चले आगे बढ़ते हुए जो सूरत हाल इस फैसले के बाद बनने जा रही है, मैं उस को विजुलाइज करना चाह रहा हूँ, और इसलिए मैं बार बार ये सवाल रख रहा हूँ। राना साहब, आप ये सियासत को किधर जाता हुआ देख रहे हैं? ये तो आज कमर कस ली है पीडीएम ने, और ऐसा लगता है कि वो अपने पूरी ताकत लगाकर एक बयानिया लेकर आने वाले हैं मैदान में कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई और हमारे वोट को इज्जत नहीं मिली और हम जो है वो बड़े मजलूम हो गए। तो ये बयानिया लेकर मैदान में आने वाले हैं, सियासी हालात किधर को जा रहे हैं? देखिए, एक बात बड़ी है असद, मेरे पास जो इतलात है या जिन सोर्सेज से मेरी बात हुई है, फैसला हक में आता है या मुखालफत में आता है, इसको साइड पे रखते हैं। दोनों सूरतों में अगस्त और सितंबर जो है उसमें इन हुकूमतों ने वापस अवाम में जाना है। मुस्लिम लीग नून तो ये फैसला कर चुकी है, और मुस्लिम लीग नून को यह कहा गया है कि आप अपनी मर्ज़ी का अबूरी सेटअप लाने के लिए अब सिर्फ वहाँ बैठे और एक अबूरी सेटअप वो लेकर आए जो आप समझते हैं कि आपको कल को सपोर्ट कर सके, क्योंकि अपोजिशन भी उनकी है, हुकूमत भी उनकी है, चाहे ये पंजाब में हो। सपोर्ट का मतलब है धांधली कर सके जी, वो कर सके। अच्छा। तो उसके लिए आप काम करें। ये जो सारा शोर मचा हुआ है ना, मौलाना साहब हो जाए, जरदारी साहब को, चूँकि जरदारी साहब टारगेट में हैं बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के, सिंध को बचाने के और नून लीग का बेड़ा गर्क करने के, ये 3 चीज़ें उनके टारगेट में हैं और जिस पे वो काम कर रहे हैं। वो इमरान खान की नफरत में नून लीग का साथ दे रहे हैं और बिलावल को जिताने के लिए और सिंध बचाने के लिए नून लीग को तबाह कर रहे हैं। ये 2 काम है जो उनके ज़ुम्मे हैं, वो कर रहे हैं और उन्हें इसी तरह ही करना चाहिए। अगर वो इस तरह नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आने वाले दिनों में उनके लिए कुछ बेहतर हो। लेकिन आने वाला जो वक्त होगा, मैं आपको ये कह रहा हूँ, देख लीजिएगा, हालात आपके सामने आ जाएंगे कि अगस्त का एंड या सितंबर का आगाज़, इसमें आपको नजर आ जाएगा कि ये सारा सिस्टम जो है वो किसी और तरफ जा रहा है, ये खत्म हो रहा है सारा सिस्टम। इसमें चल ही नहीं सकते आप क्या समझते हैं? राना साहब एक ज़िमनी सवाल है, ये जो आपने बात की जरदारी साहब के मिशन की, ये जो 63 कैबिनेट मेंबर अनाउंस हुए हैं और इनमें से अगर मेजॉरिटी नून लीग है, उन पे तौहीन अदालत लग जाए। मैं माज़रत चाहता हूँ कि ये अकाल और राना साहब आपका जवाब, लेकिन एक ब्रेक यहाँ पर लेनी है। ब्रेक के बाद फिर बुलेटिन है और उसके बाद 4 बजे हम दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए।